पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि मेंगहाओ थोड़ी देर हेजिटेट करता है, केव को देखता है, फिर वो अपना बैग ऑफ होल्डिंग थपथपाता है, एक फ्लाइंग सोर्ड निकालता है जो एक लाइट बीम बनकर केव के अंदर चली जाती है। मेंगहाओ ध्यान से सुनता है। जल्दी ही एक आवाज आती है जैसे मेटल पत्थर से टकरा गया हो। मेंगहाओ का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो सोचता है ये एंशिएंट केव लगभग 2500 मीटर डीप है। वो आगे बढ़ता है, केव के एंट्रेंस पर रुक जाता है। थोड़ी देर सोचता है, फिर ग्लोइंग जेड स्लिप को देखता है। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन आ जाता है। वो बैग ऑफ होल्डिंग थपथपाता है, कई आइटम्स निकल आते हैं। ब्लैक नेट बाहर निकालता है, साथ ही 7-8 फेदर्स भी। वुडन सोर्ड्स उसके आसपास घूम रही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा नर्वस फील करता है। वो अपनी जुबान काटकर लाइटनिंग फ्लैग निकालता है जो एक लाइटनिंग फिल्ड मिस्ट बनकर उसको सराउंड कर लेती है। अपने मैजिकल आइटम से घिरकर मेंगहाओ केव के अंदर चला जाता है। अब आगे मेंगहाओ सोचता है अगर सिर्फ डेंजर की वजह से मैं इन्वेस्टिगेशन न करूं तो कल को जब और बड़े खतरे आएंगे मैं और भी पीछे हट जाऊंगा। कल्टीवेशन वर्ल्ड के जंगल लॉ को समझने के लिए यह एटीट्यूड गलत है। यह डीमन सीलिंग जेड पेट्रियार्क रिलायंस से मिली है, पक्का डीमन सीलिंग सेक्ट का आर्टिफैक्ट है और मैं खुद डीमन सीलिंग सेक्ट का डिसाइपल हूं। मुझे पता लगाना ही होगा कि असली राज क्या है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठती है। उसको शंगुआन स्यू की डिमोनिक टेक्निक याद आती है, पेट्रियार्क रिलायंस की डिमोनिक मैजिक याद आती है और वो स्टबन होकर केव के अंदर घुस जाता है। वो सोचता है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कॉशियस रहना होगा। अगर कोई ऐसा एनिमी दिख गया जिससे मैं नहीं निपट सकता तो तुरंत भाग जाऊंगा बिना किसी पछतावे के। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन है। लाइटनिंग मिस्ट उसके आसपास आर्क हो रही है। 2 वुडन सोर्ड्स उसके चारों तरफ हवर कर रहे हैं और फेदर्स एक प्रोटेक्टिव स्पाइरल बना रहे हैं। उसका चेहरा एकदम अलर्ट है। स्पिरिचुअल एनर्जी हर तरफ फैल रही है। मतलब जरा सी भी दिक्कत हुई तो मेंगहाओ इंस्टेंटली रिएक्ट करेगा। अब मेंगहाओ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर है। उसका बॉडी ज्यादा स्ट्रांग है। वो फ्लाई कर सकता है, स्पिरिचुअल सेंस यूज कर सकता है, इसलिए अपनी प्रोटेक्शन, सर्वाइवल और कॉन्फिडेंस पहले से कई गुना ज्यादा है। अगर वो अभी भी की कंडेंसेशन स्टेज पर होता तो चाहे जितना भी हिम्मत होता यह केव में घुस ही नहीं सकता था। केव के अंदर पिच ब्लैक अंधेरा है और एक अजीब सी ठंडी हवा आती है जो हर सेकंड प्रेशर बढ़ाती जा रही है। उस ठंड के अंदर एक फेंट ब्लड ची भी है जो जितना आगे बढ़ता है उतना ही थिक होता जा रहा है। मेंगहाओ का चेहरा अलर्ट है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 300 मीटर अंदर जाकर रुकता है। एक वुडन सोर्ड से अर्थ वॉल में होल करता है, फिर अपने बैग ऑफ होल्डिंग से एक टैलिस्मन निकालता है और होल में डाल देता है। यह वही टैलिस्मन है जो उसने वंग तेंग फेई से कभी पहले लिया था। फिर वो आगे बढ़ता है, लगभग 600 मीटर अंदर पहुंचता है। वहां रुककर अपने बैग से 10 फ्लाइंग सोर्ड्स निकालता है, उन्हें वॉल्स में डाल देता है। जैसे जैसे केव के अंदर आगे बढ़ता है हर कुछ 100 मीटर बाद ऐसे ही प्रिपरेशंस करता है ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो उसके पास एस्केप के लिए बैकअप हो। जब तक मेंगहाओ 1200 मीटर अंदर पहुंचता है उसके आसपास की मिस्ट अब सीधी और रॉयल कर रही है। एक फेंट मोर्निंग साउंड सुनाई देता है। मेंगहाओ का चेहरा और ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो ध्यान से इधर उधर देखता है, फिर आगे बढ़ता है, रेड रोप को फॉलो करता है। आंखों में अलर्टनेस है। 1500 मीटर अंदर जाते ही अचानक एक तेज चीख केव के अंदर गूंजती है। साथ ही एक ईयर स्प्लिटिंग रोर आता है। मिस्ट के अंदर से लाइटनिंग का एक बड़ा ग्लोब बनता है। बूम के साथ आगे जाकर एक इनडिस्टिंक्ट फिगर पर हमला करता है। वह फिगर फ्लिकर होता है, डिसअपीयर हो जाता है। मेंगहाओ गास्प करता है। उसका लाइटनिंग फ्लैग बहुत पावरफुल है और अब तो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर और भी ज्यादा। लेकिन फिर भी वह फिगर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, मतलब वह भी बहुत पावरफुल है। मेंगहाओ थोड़ी देर रुकता है, हेजिटेट करता है, आगे की तरफ देखता है, डीमन सीलिंग जेड को रब करता है, फिर दांत कस के आगे बढ़ने लगता है और 600 मीटर आगे बढ़ता है। मतलब अब वो पूरे 2000 मीटर से ज्यादा केव के अंदर आ चुका है। ठंड इतनी इंटेंस है कि उसका बॉडी कांप रहा है। ब्लड की उसको हर सांस के साथ फील हो रही है। उसकी स्किन पर डार्क क्रिम्सन पैचेस आ गए हैं, आंखें भी रेड हो गई हैं। वो सोचता है मैं 2000 मीटर अंदर हूं, बस 300 मीटर और बचा है एंड तक। उसकी आंखों में रेडनेस बढ़ जाती है। उसकी स्टबर्ननेस और भी ज्यादा हो जाती है। फुल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की ताकत यूज करता है। डाओ पिलर वाइब्रेट करता है। बाउंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे शरीर में फैल जाती है। वह और तेज भागता है टनल के अंदर। कुछ ही सांसों में उसको केव का एंड दिख जाता है और वह सोर्ड भी जो उसने भेजा था।
तभी उसको रियलाइज होता है कि केव पूरी 2500 मीटर लंबी नहीं है जैसे उसने सोचा था। 2500 मीटर पर एक राउंड प्लेटफॉर्म है जिसके बीच में एक होल है 2 मीटर वाइड। रोप जो पूरा ब्लड में भीगा हुआ लग रहा है उस होल के अंदर डिसअपीयर हो जाता है जैसे कोई बॉटमलेस पिट हो। मेंग हाओ का सोर्ड प्लेटफॉर्म के साइड में एम्बेड है, इसलिए उसको लगा था कि केव 2500 मीटर लंबी है, लेकिन अब उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। डीमन सीलिंग जेड अब एकदम ब्लाइंडिंग लाइट इमिट कर रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक कॉर्प्स पर जो प्लेटफॉर्म के पास क्रॉस लेगेड बैठा है। उस कॉर्प्स के हाथ में एक एंशिएंट जेड स्लिप है जो भी ब्रिलियंट ग्लो दे रहा है, जैसे कि वह मेंग हाओ के जेड स्लिप से कनेक्टेड हो। अभी मेंग हाओ कुछ समझ भी नहीं पाता, एक श्रिल स्क्रीम हवा में गूंजती है। एक ब्लर्ड फिगर उसकी तरफ दौड़ता है। मिस्ट उसको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन मेंग हाओ क्लियरली देखता है एक 6 फिंगर्ड हैंड मिस्ट पर प्रेस करता है, उसकी तरफ बढ़ता है। सिर्फ 2 मीटर दूर रुकता है जहां एक मैसिव लाइटनिंग का कॉन्ग्लोमरेशन उसे रोक लेता है। एक गास्टली कोल्डनेस उस हाथ से आ रही है और वह हाथ किसी एडल्ट का नहीं बल्कि एक बच्चे का लग रहा है। बूम! मेंग हाओ पीछे धकेल दिया जाता है। आंखें चमक उठती हैं, हाथ हिलाता है। दोनों वुडन सोर्ड्स उस फिगर की तरफ शूट करते हैं, लेकिन फिगर और तेज है, इजीली डॉज कर लेता है और प्लेटफॉर्म के पास क्राउच कर जाता है। एंशिएंट जेड की ग्लो में मेंग हाओ उसको क्लियरली नहीं देख पाता। उसका बॉडी एकदम इमेसिएटेड है जैसे कोई फेरल एनिमल हो, लेकिन ध्यान से देखो तो वह एक 7-8 साल के बच्चे जैसा लगता है। उसकी आंखें पूरी तरह रेड हैं और वह मेंग हाओ को घूरता है, मुंह खोलता है, ब्लैक टीथ दिखाता है, फिर एक और स्क्रीम करता है। मेंग हाओ का एक्सप्रेशन एकदम काल्म है, लेकिन आंखों में कोल्डनेस है। वुडन सोर्ड्स के आसपास सोर्ड ऑरा ग्लो करने लगती है। वह मेंग हाओ के चारों तरफ घूमती है। तभी मेंग हाओ की आंखें नैरो हो जाती हैं। प्लेटफॉर्म के होल से 10 डिम लाइट स्ट्रीम्स निकलती हैं। 10 फिगर्स दिखाई देते हैं, सब एक जैसे बच्चे जैसे, सबकी आंखें रेड, सब विशसनेस से घूर रहे हैं। अगर सिर्फ इतना होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन 10 फैंटम्स के पीछे एंशिएंट जेड की ग्लो में मेंग हाओ देखता है एक व्हाइट हेयर्ड आदमी प्लेटफॉर्म के होल से फ्लोट करता हुआ आ रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल ब्लडलेस है, व्हाइट रोब पहना है, व्हाइट हेयर हवा में उड़ रहा है, उसकी आंखें बंद हैं और एक विशस स्कार फोरहेड से चिन तक जा रहा है। फ्लैश खींचकर बोन दिख रही है। 10 फैंटम्स उसके आसपास घूम रहे हैं। पूरा सीन मेंग हाओ के अंदर एक गहरा डर भर देता है। उसका स्कैल्प नम हो जाता है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, लेकिन 3 कदम भी नहीं ले पाता। एक श्रिल स्क्रीमिंग गूंजती है। 10 फैंटम्स प्लेटफॉर्म से उड़कर सीधा मेंग हाओ की तरफ आ जाते हैं। इसी मोमेंट पर डीमन सीलिंग जेड खुद से हवा में उड़ जाता है। एक ब्राइट ग्लो हर तरफ फैल जाता है। साथ ही कॉर्प्स के हाथ वाला एंशिएंट जेड भी हवा में उड़ जाता है। एक एंशिएंट और प्रोफाउंड आवाज केव में गूंजती है। एंशिएंट डाओ, टेनेशियस डिजायर टू सील द हेवेंस, बेनिफैक्शन फॉर ऑल इन द माउंटेन्स, डाओ ट्रिब्यूलेशन मस्ट कम टू द 9 माउंटेन्स एंड सीज, माई फेट इज द एऑन। यह आवाज केव में गूंजती है। 10 फैंटम्स ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम्स करते हैं। मेंग हाओ देखता है कि वह सब तुरंत ब्लैक स्मोक में बदल जाते हैं। व्हाइट हेयर्ड आदमी अचानक आंखें खोलता है। उसके आई सॉकेट्स खाली हैं, सिर्फ ब्लडी होल्स हैं। ऐसा लगता है जैसे आंखें सालों पहले निकाल दी गई हों। जैसे ही उसने आंखें खोली, दोनों एंशिएंट जेड पीसेस से बीम्स ऑफ लाइट निकलती हैं। इंटरलॉक होकर एक रिस्ट्रिक्टिव स्पेल बन जाती है जो पूरा एरिया कवर कर लेती है। व्हाइट रोब्ड आदमी थर्राने लगता है, आगे नहीं बढ़ पाता। वह धीरे से अपना राइट हैंड उठाता है, रिस्ट्रिक्टिव स्पेल पर पुश करता है। खुद कोई आवाज नहीं निकालता, लेकिन उसकी एक्शन से पूरा केव हिलने लगता है। यह सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि मेंग हाओ की सांस फूल जाती है। वह दोनों एंशिएंट जेड पीसेस को देखता है, हाथ उठाता है। दोनों जेड पीसेस तुरंत उसकी पाल में आ जाते हैं। दूसरे एंशिएंट जेड पीस पर एक मैजिकल कैरेक्टर लिखा है। मेंग हाओ ने यह पहले मैजिक पवेलियन में रिलायंस सेक्ट के अंदर देखा था। यह कैरेक्टर है 8। जैसे ही वह जेड उसके हाथ लगता है, एक और प्रोफाउंड आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, एकदम एंशिएंट, जैसे हजारों साल पुरानी। द लीग ऑफ डीमन सीलर्स हैज एग्जिस्टेड एज लॉन्ग एज द डाओ। मैं हूं 8th जनरेशन डीमन सीलर डाओइस्ट मास्टर। मैं डिटर्मिन्ड हूं डाओ ट्रिब्यूलेशन ऑफ द 9 माउंटेन्स एंड सीज चलने के लिए। शायद मैं मर जाऊंगा, इसलिए अपनी सेंटियंस और क्लोन यहां छोड़ रहा हूं ताकि डानू के साथ अपना इल फेटेड रिलेशनशिप रिजॉल्व कर सकूं। 3 मिलियन मीटर नीचे सील्ड
मिल्की वे सी के वेट के नीचे दबा हुआ द फन। ग्रीफ और सौरव भी डाओ का हिस्सा हैं, लेकिन मैं डीमन सीलर डाओइस्ट मास्टर हूं, डिस्ट्रैक्शन नहीं आने दे सकता। इसलिए अपना क्लोन यहां छोड़ दिया है ताकि उसकी डेमोनिक रिजेंटमेंट को शांत कर सकूं। अगर तुम लीग ऑफ डीमन सीलर्स के हो तो अपना खून इस जेड पर गिराओ कॉन्फर्मेशन के लिए। अगर नहीं हो तो तुरंत यहां से निकल जाओ। अगर जेड बिना खून के यहां से गया तो तुम पर 3 जनरेशन तक श्राप लगेगा। तुम्हारे वंशज कभी चांद नहीं देख पाएंगे और तुम खत्म हो जाओगे। आवाज खत्म हो जाती है। एंशिएंट जेड की ग्लो धीरे धीरे फेड हो जाती है। मेंगहाओ खुद से बोलता है, आंखों में चमक है। वह श्योर नहीं है कि खून गिराए या नहीं, लेकिन अगर नहीं गिराया तो जेड ले जाने की हिम्मत नहीं है। वार्निंग पर पूरा भरोसा नहीं, लेकिन इग्नोर भी नहीं कर सकता। मेंगहाओ ब्लैक होल की तरफ देखता है। अब सिर्फ एक व्हाइट रोब्ड आदमी नहीं, बल्कि 7 व्हाइट रोब्ड आदमी हवा में अलग अलग पोजीशंस में फ्लोट कर रहे हैं। उनकी ब्लडी नजर सिर्फ मेंगहाओ पर टिकी हुई है। आंखें तो दिख नहीं रही, लेकिन मेंगहाओ का पूरा शरीर ठंडी से भर जाता है। सीन एकदम अजीब, एकदम हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। उसका दिल करता है कि तुरंत यहां से भाग ले, लेकिन फिर वो अपने हाथ में एंशिएंट जेड पीसेस देखता है और उसकी आंखों में रिजॉल्व आ जाती है। वो अपनी जुबान का टिप काट लेता है। एक खून का ड्रॉप दूसरे एंशिएंट जेड पे गिरा देता है। जैसे ही खून जेड पे गिरता है वो वाइब्रेट करने लगता है। एक गैसियस सब्सटेंस मेंगहाओ के सामने आता है, जो सॉलिडिफाई होकर ग्रे कलर्ड ची बन जाता है। वो सीधा मेंगहाओ के आईब्राउज के बीच घुस जाता है। उसके दिमाग में एक रोरिंग साउंड गूंजती है और एक आर्केइक वॉइस उसके कान के बिल्कुल पास सुनाई देती है। वॉइस बोलती है, मैं हमेशा से 8th जनरेशन डीमन सीलर डाओइस्ट मास्टर नहीं था। 6th माउंटेन के बाहर मुझे एनलाइटनमेंट मिला जब मैंने 7th जनरेशन डीमन सीलर डाओइस्ट मास्टर की विल को समझा। उनकी मौत के बाद मैंने अपना पास्ट काट दिया, अपना डाओ रिवर्स किया और पिछली जनरेशन का डाओ इनहेरिट किया। मैं क्रिएशन में भटकता रहा और फाइनली 6th माउंटेन के बाहर के आधे समंदर को रिफाइन करके डीमन सीलिंग जेड बनाई, जो हर जनरेशन के लिए जरूरी है। डीमन सीलिंग जेड की मदद से मैंने 7th डीमन सीलिंग हेक्स मास्टर किया। लेकिन हर नई जनरेशन को एक नया हेक्स बनाना पड़ता है, तो मैंने 8th डीमन सीलिंग हेक्स क्रिएट किया। जिंदगी भर मैंने बाकी हेक्सेस ढूंढे, लेकिन जब तक डाउ ट्रिब्यूलेशन ऑफ द 9 माउंटेन्स एंड सीज आई, सिर्फ 3 ही मिल पाए। क्या ही अफसोस है। सक्सेसर, अगर तू लकी है 8th डीमन सीलिंग हेक्स अब्सॉर्ब कर सकता है, तो 9th डीमन सीलिंग हेक्स भी क्रिएट कर। तब लीग ऑफ डीमन सीलर्स डाओ के लॉ के साथ कंप्लीट हो जाएगा। लीग ऑफ डीमन सीलर्स हेवन और अर्थ के ग्रेट डीमंस को ढूंढता है, हर लिविंग थिंग की ऑरा को खींचता है, डिमोनिक लाइव्स को पकड़ता है, डिमोनिक ब्लड रिफाइन करता है और फिर डिमोनिक सीलिंग, डिमोनिक कंस्ट्रक्शन, डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट्स यूज करता है। मुझे नहीं पता तू कौन सी जनरेशन का डीमन सीलर है, शायद 9th। अगर ऐसा है तो तू लकी भी है, अनलकी भी। 9 अल्टीमेट नंबर है, डिटीरियरेशन का पीक है। तेरा रास्ता बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। इस क्लोन के पास सिर्फ 8th डीमन सीलिंग हेक्स है। अब मैं तुझे पास कर रहा हूं। यह हेक्स डिमोनिक की को फाउंडेशन बनाता है और बॉडीज को सील कर सकता है, स्पिरिट्स को सील कर सकता है, इमॉर्टल्स, डिविनिटीज, हेवन की लक, दुनिया की हर लिविंग थिंग को सील कर सकता है। यह आवाज मेंगहाओ के दिमाग में गूंजती रहती है जब तक एक थंडरस रोर बनकर उसके माइंड पे एक एंशिएंट कैरेक्टर का ब्रांड नहीं छोड़ देती, कैरेक्टर फॉर सीलिंग। आखिरकार आवाज धीरे धीरे फेड हो जाती है। मेंगहाओ को पता ही नहीं चलता, लेकिन बाहर की दुनिया में 10 दिन बीत चुके हैं जब वह इस ब्रांडिंग प्रोसेस में डूबा हुआ था। एक और फुल मून आ चुका है। वैली के बाहर मूनलाइट मिस्ट्स को चीर रही है, उन्हें समंदर की तरह चर्न कर रही है। टोड गीजर फिर से आ गया है। इस बार एक नया कल्टीवेटर भी है, 9th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन का। अब उनकी टीम में फुल कॉन्फिडेंस आ गया है। टोड गीजर बोलता है, अब भाई सन ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, पक्का हम 1500 मीटर खींच लेंगे। दूसरा बोलता है, सही बात है, हमने इतने दिन इसी दिन का इंतजार किया है। अगर 1500 मीटर खींच लिया तो एंसेस्ट्रल स्पिरिट जाग जाएगी, हमारी कल्टीवेशन बेस नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। अगर लक हुई तो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट भी हो सकता है। तीसरा बोलता है, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की प्रोबेबिलिटी का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एंसेस्टर्स के रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1500 मीटर खींचने पर कुछ ना कुछ लक जरूर मिलता है। सब एक दूसरे की तरफ ग्लीमिंग नजर से देखते हैं, फिर काम शुरू कर देते हैं। उनके दिमाग में मेंगहाओ का नाम तक नहीं है। उन्हें लगता है कि वो कब का मर चुका है। सब ब्लड स्पिट करते हैं, ब्लैक ब्लेड फॉर्म करते हैं, मिस्ट्स वर्लपूल बन जाता है और रेड रोप दिख जाता है। टोड गीजर रोप पकड़ता है
जोर से हाउल करता है, खींचना शुरू कर देता है। एक थंडरस बूम गूंजता है, रोप मूव करने लगती है। ये मूवमेंट वैली से होते हुए केव के अंदर तक पहुंचती है, जहां मेंग हाओ खड़ा है, और फिर और नीचे मैजिकली सील्ड होल तक। जैसे ही रोप मूव होती है, व्हाइट हेयर्ड आदमियों के चेहरे पर पैनिक आ जाता है। अचानक एक दर्जन फैंटम्स जो 7-8 साल के बच्चों जैसे हैं अपीयर हो जाते हैं। उनकी श्रिल स्क्रीम्स केव में गूंजने लगती हैं। रोप की अजीब प्रॉपर्टी यह है कि जब खींचा जाता है तो एकदम इंटेंस कोल्डनेस और रॉटन स्मेल निकलती है। ग्लिटरिंग रिस्ट्रिक्टिव स्पेल हिलने लगती है, जैसे किसी भी वक्त टूट सकती हो। टाइम बीतता है, 7 आदमी रोप खींचते हैं। धीरे धीरे 15 मीटर खींच लेते हैं। रोरिंग और तेज हो जाता है, कोल्डनेस और बढ़ जाती है, स्मेल और ज्यादा घटिया हो जाती है। जल्दी ही केव के अंदर पैंटिंग साउंड सुनाई देने लगती है, जैसे कोई जिंदा चीज स्ट्रगल कर रही हो। एक फिगर दिखाई देता है, श्रीली स्क्रीम करता है, शाइनिंग रिस्ट्रिक्टिव स्पेल पे अटैक करता है। स्पेल हिलने लगती है, एजेस पे क्रैक्स आ जाते हैं। इसी मोमेंट पे मेंग हाओ की आंखें फुली क्लियर हो जाती हैं। वो खुद को शेक करता है, गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वो एंशिएंट केव में सब कुछ समझ जाता है। रोप मूव हो रही है, रिस्ट्रिक्टिव स्पेल कोलैप्स हो रहा है। सोचने का टाइम नहीं है। वो हाथ जोड़कर कॉर्प्स को बाव करता है, फिर अपनी मिस्ट के साथ केव के एंट्रेंस की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन अभी 30 मीटर भी नहीं भागा होता, शाइनिंग रिस्ट्रिक्टिव स्पेल टूट जाती है। 10 इमेसिएटेड फैंटम्स बाहर निकलते हैं। उनके पीछे 8 व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन भी। सब मेंग हाओ की तरफ भागते हैं, चिल्लाते हुए। उनके पीछे ब्लैकनेस की पतली स्ट्रीम्स डीप होल से निकल रही हैं, जैसे बाल हों। होल के अंदर से पेंटिंग और क्लियर हो जाती है। कुछ अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जैसे अभी फट पड़ेगा। मेंग हाओ का चेहरा पेल है, लेकिन आंखों में शाइन है। उसका डॉ पिलर रोटेट करने लगता है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की पावर पूरे बॉडी में फैल जाती है। वो और तेज दौड़ता है, लेकिन बच्चों जैसे फैंटम्स और तेज हैं। बार बार मेंग हाओ की लाइटनिंग मिस्ट से टकराते हैं। बूम्स गूंजते हैं। लाइटनिंग मिस्ट जल्दी जल्दी थिन हो रही है। फैंटम्स को कोई पेन नहीं होता। हर बार लाइटनिंग से उड़ जाते हैं, फिर तुरंत वापस आ जाते हैं। हर तरफ स्पिरिट्स मेंग हाओ पर चार्ज कर रहे हैं। वुडन सोर्ड्स के सोर्ड ऑरास चमक उठते हैं। फेदर्स स्पिन करते हैं। हवा का झटका फैल जाता है। मेंग हाओ पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है। तभी 8 व्हाइट हेयर्ड मैन क्लोज आ जाते हैं। साथ ही कुछ चाइल्ड लाइक फैंटम्स उसके सामने आ जाते हैं, रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं। मेंग हाओ को एक गहरा डेंजर फील होता है। बिना सोचे वो अपने बैग ऑफ होल्डिंग पे स्लैप करता है। 100 फ्लाइंग सोर्ड्स निकल आते हैं, सोर्ड रेन बनकर आगे चार्ज करते हैं। वो चिल्लाता है, बूम। जैसे ही वो बोलता है, फ्लाइंग सोर्ड्स डेटोनेट हो जाते हैं। एक क्लाउड ऑफ श्रैपनल बनकर फैंटम्स को उड़ा देते हैं। मेंग हाओ उनके बीच से निकलकर एंट्रेंस की तरफ दौड़ पड़ता है। अब सिर्फ 1500 मीटर दूर है। पीछे की स्क्रीमिंग और इंटेंस हो जाती है। ब्लैक टेंड्रिल्स और फैल जाती हैं। अब वो सिर्फ 300 मीटर पीछे हैं। मेंग हाओ को देखने का टाइम नहीं है। उसको पता है कि अगर जरा भी स्लो हुआ तो जिंदा नहीं बचेगा। 1 सेकंड की भी डिले हुई तो खत्म। वो सोचता है, बड़ी रिस्क से बड़ी रिवॉर्ड मिलती है। 8 डीमन, सीलिंग हेक्स मिल गया, ये सब वर्थ है। काश मुझे पूरा एनलाइटनमेंट मिल जाता तो अभी यूज कर लेता। वो गहरी सांस लेता है, पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है। केव एंट्रेंस अब सिर्फ 1200 मीटर दूर है। तभी व्हाइट रोब्ड मैन अपने आर्म्स उठाते हैं, फिंगर से मेंग हाओ की तरफ पॉइंट करते हैं। उनके फिंगर अटैक से मेंग हाओ का पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। बिना सोचे वो इनकैंटेशन फ्लिक करता है, हाथ वेव करता है। फेदर्स उसके आसपास से पीछे शूट करते हैं और तुरंत डेटोनेट हो जाते हैं। दूसरे 100 सोर्ड्स भी बैग से निकल के एक्सप्लोड हो जाते हैं। एक मैसिव बूम केव टनल में गूंजता है। व्हाइट रोब्ड मैन के फिंगर अटैक्स की पावर कम हो जाती है, लेकिन फिर भी वो मेंग हाओ पर भारी पड़ते हैं। उसका चेहरा पेल हो जाता है, मिस्ट शेक करने लगती है, एक गैप खुल जाता है। उसका शरीर इंस्टेंटली फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है। वो खून का एक बड़ा थक्का कॉफ करता है। खून तुरंत आइस के टुकड़े बन जाता है। उसको लगता है उसकी कल्टीवेशन बेस की पावर आधी हो गई है। बहुत बड़ा डेंजर है। लेकिन इसी बीच मेंग हाओ अचानक रेड रोप को पकड़ लेता है। उसको खींचकर रोप की पावर से आगे शूट हो जाता है। बाहर वैली में 7 आदमी जोर से सांस लेते हैं, टीट ग्रिट करते हैं, रोप खींचते जाते हैं। उनके पीछे दर्जन पॉइजन बीस्ट भी रोप को मुंह से पकड़ के खींच रहे हैं। एक बोलता है, यार ये अचानक इतनी हैवी कैसे हो गई। दूसरा बोलता है, क्या हो रहा है, हमने अभी सिर्फ 300 मीटर खींचा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सब शॉक्ड हैं, एंग्शियस हैं। तभी रोप उनको पीछे खींच लेती है, सबको दर्जन मीटर आगे गिरा देती है।
फिर फोर्स गायब हो जाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद जब फिर खींचने लगते हैं, रोप फिर पीछे खींच लेती है। अंदर केव में मेंग हाओ रोप को खींचकर आगे बढ़ रहा है। वो और खून कॉफ करता है। बिना टाइम वेस्ट किए मेडिसिनल पिल्स खा लेता है, पूरी पावर से भागता है। उसका एक्सप्रेशन ग्रिम है। लाइटनिंग मिस्ट अब बहुत थिन हो गई है। अगर उसने व्हाइट रोब्ड मैन के फिंगर अटैक्स का टाइमली जवाब नहीं दिया होता तो उसका शरीर अब तक फ्रीज हो चुका होता। मेंग हाओ भागते हुए जोर जोर से सांस ले रहा है, सोचता है ये चीज है क्या? उसका दिल एकदम ग्रिम है। मुंह से खून तक साफ करने का समय नहीं, सीधा एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल मुंह में डाल लेता है। उसकी कल्टीवेशन बेस की वजह से पिल का साइड इफेक्ट नहीं होता और उसका शरीर तुरंत ठंड से मुक्त हो जाता है। वैसे तो कोई और कल्टीवेटर इतना वेस्टफुल नहीं होता, लेकिन मेंग हाओ को अभी सिर्फ बचना है। वो अपने शरीर को एक फ्लैश ऑफ लाइट बना देता है, रोप को खींचता है, उसकी पावर से केव के मुंह के और करीब पहुंचता है। अब वह सिर्फ 600 मीटर दूर है, लेकिन उसके बिल्कुल पीछे सिर्फ 9 मीटर दूर ब्लैक टेंड्रिल्स ऑफ हेयर और दूसरे फैंटम्स पीछा कर रहे हैं। और भी पीछे 2500 मीटर अंदर फ्लोटिंग ब्लैक मैस के एंड पर एक ह्यूमन हेड दिखाई देता है। रेड रोप उस हेड के आईब्राउज के बीच से निकलकर नीचे डार्कनेस में चली जाती है। ये एक औरत का हेड है। उसके चेहरे की खूबसूरती बयान करना मुश्किल है, जैसे वो इंसानी दुनिया की हो ही नहीं सकती। उसकी खुली आंखों में कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन है, जैसे मरने से पहले उसके सामने सवाल ज्यादा थे, जवाब कम। मेंग हाओ के लिए 600 मीटर कुछ भी नहीं। उसकी करंट कल्टीवेशन बेस के हिसाब से यह सिर्फ 2 सांसों का फासला है, लेकिन केव की ठंड उसकी स्पीड स्लो कर रही है और पीछे का रिलेंटलेस अटैक उसको पूरा कंसंट्रेट करने पर मजबूर कर रहा है। हेयर टेंड्रिल्स और फैल रही हैं, लगता है किसी भी पल उसके पैर पकड़ लेंगी। मेंग हाओ गहरी सांस लेता है, हाथ केव की रॉकी वॉल की तरफ उठाता है। वह वॉल पर पुश करता है, अपनी कल्टीवेशन बेस की पावर एक्सप्लोड करता है ताकि जो बैकअप मैजिकल आइटम्स उसने वहां छुपा के रखे थे वो एक्टिवेट हो जाए। 10 फ्लाइंग सोर्ड्स तुरंत बाहर निकलते हैं, टेंड्रिल्स की तरफ शूट करते हैं और फिर एक्सप्लोड हो जाते हैं। एक बड़ा बूम केव में गूंजता है। मेंग हाओ रोप को जोर से खींचता है और आगे शूट हो जाता है। बाहर वैली में 7 कल्टीवेटर्स के चेहरे बिल्कुल सफेद हो गए हैं। 3 तो खून थूकते हुए पीछे गिर जाते हैं, बाकी 4 दांत कस के रोप पकड़ के रखते हैं। पीछे पॉइजन बीस्ट्स भी थक गए हैं। एक बोलता है शायद इस बार कोई जबरदस्त ट्रेजर मिलने वाला है, इसलिए रोप इतनी हैवी है। दूसरा बोलता है बिल्कुल, जब स्पिरिट सीलिंग रॉक निकला था तब भी रोप हैवी थी। तीसरा हंसकर बोलता है हा हा, इस बार भी कोई ट्रेजर ही निकलेगा। मेडिसिनल पिल्स मत बचाओ, ट्रेजर निकालना ही है। इंजर्ड कल्टीवेटर्स भी पिल्स खाकर एक्साइटमेंट में रोप खींचने लगते हैं। केव के अंदर मेंग हाओ रोप की मोमेंटम से और 300 मीटर आगे शूट हो जाता है। ब्लैक टेंड्रिल्स अब थोड़ा पीछे हो गए हैं। उसकी आंखों में ग्लीम है। वह हाथ केव वॉल की तरफ बढ़ाता है जहां उसने टेलिस्मैन छुपा रखा था। टेलिस्मैन से गोल्डन लाइट निकलती है, स्वर्ल होती है, एक ब्लरी फिगर बन जाती है। इम्पॉसिबल टू सी क्लियरली, लेकिन उसमें एक शॉकिंग पावर है जो सीधा ब्लैक हेयर और बाकी स्पिरिट्स की तरफ चार्ज करता है। एक्सप्लोजन फैल जाता है। मेंग हाओ लीप लगाता है। स्पिरिट्स मैडली श्रीक करते हैं, फिर से उसकी तरफ दौड़ते हैं। लेकिन अब मेंग हाओ की आंखों में कोल्ड लुक है। वह सिर्फ एक शब्द बोलता है, बूम। टेलिस्मैन अब एक और काम करेगा। एक और एक्सप्लोजन केव में गूंजता है। मेंग हाओ उस एक्सप्लोजन की मोमेंटम से आगे शूट हो जाता है। अब वह सिर्फ 30 मीटर दूर है केव माउथ से। वह रेड रोप पकड़ के जोर से खींचता है। एक ही पल में 30 मीटर शूट करके केव से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है 10 फैंटम्स भी पीछे आते हैं, लेकिन केव माउथ पर रुक जाते हैं, श्रीक करते हैं जैसे बाहर आने की हिम्मत नहीं। उनकी स्क्रीम्स केव के बाहर नहीं जाती। लगता है कोई रिस्ट्रिक्टिव स्पेल लगा हुआ है, इसलिए बाहर के 7 लोग कुछ नहीं सुन पाते। मेंग हाओ रोप पकड़ के ऊपर उठता है, पीछे मुड़कर केव में देखता है। तभी उसको एक औरत की आवाज सुनाई देती है, फ्रस्ट्रेशन और डाउट से भरी हुई। साथ ही उसमें एक गहरा ग्रीफ है जो मेंग हाओ के दिल को हिला देता है। वह आवाज बोलती है, दाओ दाओ क्या है। आवाज श्रिल हो जाती है। मेंग हाओ का दिल कस के पकड़ लेती है। वह और ऊपर उठता है, मिस्ट के लेयर्स को क्रॉस करता है, बॉर्डर के पास पहुंचता है। बाहर 7 लोग एक्साइटमेंट से रोप खींच रहे हैं, बोलते हैं पुल, देखते हैं क्या ट्रेजर निकलता है। क्या पता एक और स्पिरिट सीलिंग स्टोन हो। जो भी हो, इस बार हमारा मेहनत वेस्ट नहीं जाएगा। सब एक्साइटमेंट में रोप खींचते हैं, आंखों में पैशन है। और तब मेंग हाओ इमर्ज होता है। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं,
आंखें फट जाती हैं। जो चीज वो ट्रेजर समझ रहे थे वो मेंग हाओ निकल आता है। रोप उनके हाथ से छूट जाती है। सब घूर के देखते हैं, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ये तो उनके इमेजिनेशन से बाहर था। ट्रेजर की जगह मेंग हाओ मिल गया। उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता। यार ये क्या हो गया? वो आउटसाइडर वापस आ गया। मर नहीं गया क्या? लेकिन हमने उसको ही खींच लिया। सब कंफ्यूज हैं, स्पेशली टोड गीजर जो बस घूर रहा है। जिस कल्टीवेटर का स्पिरिट स्नेक मर गया था वो मेंग हाओ को देखते ही आंखों में रेज भर लेता है। वह बोलता है, वो आउटसाइडर। गुस्से में मेंग हाओ की तरफ बढ़ता है। उसको यकीन नहीं हो रहा कि उसने इतना खून थूका, इतनी मेहनत की सिर्फ मेंग हाओ को खींचने के लिए। उसका गुस्सा आसमान छू रहा है। वह आगे बढ़ता है। मेंग हाओ उसको शांत नजर से देखता है। जैसे ही देखता है उस आदमी का शरीर कांपने लगता है। अंदर के ऑर्गन्स लगता है रुक जाएंगे। उसकी कल्टीवेशन बेस काम करना बंद कर देती है। चेहरा सफेद पड़ जाता है। आंखों में शॉक भर जाता है। एक मैसिव प्रेशर उस पर आ जाता है, इतना ज्यादा कि लगता है टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मेंग हाओ बस देखता रहता है। यह प्रेशर है उनके कल्टीवेशन बेस के बीच का फर्क। उस आदमी को पता है मेंग हाओ सिर्फ हाथ उठा दे तो उसे मिलियन पीसेस में उड़ा सकता है। एक अजीब बयान ना हो सकने वाला डर उसके अंदर भर जाता है। वह कांपने लगता है, खून थूक देता है। इतना डरा हुआ है कि एक कदम पीछे भी नहीं जा पाता। बाकी 6 आदमी पहले से ही बीमार फील कर रहे थे। अब यह सब देखकर उनके दिल हिल जाते हैं। उनको पता है मेंग हाओ एक ऐसी माउंटेन है जो चाहे तो सबको एक पल में खत्म कर दे। तो ये हवा में उड़ रहा है। टोड गीजर का चेहरा बदल जाता है। वह मेंग हाओ के पैरों की तरफ देखता है, समझ जाता है कि यह फ्लाइट पॉइजन बीस्ट वाली नहीं है, यह है असली फ्लाइट। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपर्ट, यह शब्द सबके दिमाग में गूंज जाते हैं। सबके चेहरे शौक से भरे हैं। उन्हें याद आता है 2 साल पहले मेंग हाओ सिर्फ 9th लेवल की कंडेंसेशन था। उन्होंने तो सोचा था वो मर गया, लेकिन अब वह वापस आया है, वो भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपर्ट बनकर। अब तो वह चाहे तो किसी की भी जिंदगी एक पल में खत्म कर सकता है। सबके चेहरे सफेद हैं। सब हाथ जोड़ के डीप बाव करते हैं। जूनियर जेनरेशन एल्डर जेनरेशन को प्रणाम करती है। 7 लोग हाथ जोड़ के झुक कर बाव करते हैं। दिलों में डर भरा है। सोच रहे हैं अगर मेंग हाओ हॉस्टाइल हो गया तो क्या होगा। स्पिरिट स्नेक वाला आदमी तो जमीन पर गिर के कौटाव करने लगता है, पूरा कांप रहा है। जैसे ही वह घुटनों पर गिरता है मेंग हाओ हाथ उठाता है, आगे वेव करता है। एक फ्लाइंग सोर्ड निकलता है। सिंपल सोर्ड है लेकिन उसमें मेंग हाओ के फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की पावर है। वह सोर्ड आगे शूट होता है, डिसइंटीग्रेट होते हुए श्रैपनल बन जाता है, सीधा स्पिरिट स्नेक कल्टीवेटर पर गिरता है। एक ब्लड कर्डलिंग श्रीक गूंजती है। वह आदमी 9th लेवल ची कंडेंसेशन का था, लेकिन उसके शरीर से खून की बरसात हो जाती है। वह तुरंत मर जाता है। उसका बॉडी मिस्ट्स में गिर जाता है। बाकी 6 आदमी कांप रहे हैं, भागने की भी हिम्मत नहीं। सब मेंग हाओ को काउटाव करते हैं, उस अटैक पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाते। उनके लिए तो यह नॉर्मल है। अगर मेंग हाओ उस आदमी को नहीं मारता तो बाकी लोगों को अजीब लगता, तब और बड़ी मुसीबत हो सकती थी। मेंग हाओ अब कल्टीवेशन वर्ल्ड का पूरा एक्सपीरियंस ले चुका है। अब वह सॉफ्ट हार्टेड स्कॉलर नहीं रहा। जरूरत पड़ने पर बिना झिझक के मार देता है। दुश्मनी 2 साल पहले शुरू हुई थी, जब उस आदमी ने मेंग हाओ पर अटैक किया था और उसका स्पिरिट स्नेक मर गया था। वह 9th लेवल की कंडेंसेशन का था। पता नहीं कभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच जाता। अभी ही खत्म करना बेहतर था, फ्यूचर ट्रबल से बचने के लिए। डिंग सिन के इंसिडेंट से मेंग हाओ ने सीखा, चाहे दुश्मन कमजोर हो, मारना हो तो पूरी तरह मारो। वंग टेंगफे से यह सीखा, छोटी कल्टीवेशन बेस वाला भी कभी कभी सबसे ज्यादा बदला ले सकता है। इन 6 सालों में मेंग हाओ ने मैच्योरिटी और रूथलेसनेस दोनों सीख ली है। मेंग हाओ हवा में उड़ता हुआ नीचे 6 लोगों को देखता है। सब ठंड में कांप रहे हैं, जैसे सर्दियों में सिकेडा कांपते हैं। मेंग हाओ पहली बार महसूस करता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में पावर का क्या मतलब है और रिस्पेक्ट का असली रंग क्या होता है। वैसे तो यह रिस्पेक्ट कम, डर ज्यादा है। 2 साल पहले यही लोग उस पर अटैक करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब सबकी हालत खराब है। मेंग हाओ कूल अंदाज में बोलता है, मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ बताओ। अगर कुछ छुपाया तो। उसकी बात अधूरी छूट जाती है, लेकिन उसकी आंखों में रेड ग्लो चमक उठती है, एक डिमोनिक ऑरा के साथ। सब लोग उस ग्लो को देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं। उनकी आंखों की पुतलियां तक सिकुड़ जाती हैं। सब इतने ज्यादा डर गए हैं कि कुछ भी नहीं छुपाते। विलेज के एंशिएंट रिकॉर्ड्स तक निकाल कर दे देते हैं। मैप्स, एंसेस्ट्रल पॉइजन रेसिपीज, सब कुछ मेंग हाओ के हवाले कर देते हैं।
कुछ दिन बाद मेंगहाओ वैली रीजन छोड़ता है। 6 कल्टीवेटर्स उसको बड़े रिस्पेक्ट के साथ विदाई देते हैं। मेंगहाओ एक बड़े ग्रीन लीफ पर क्रॉस लेगेड बैठकर एक मल्टी कलर्ड बीम बनके सदर्न डोमेन की तरफ निकल पड़ता है। उसके जाने के बाद 6 कल्टीवेटर्स की सांस में सांस आती है। जो आदमी मर गया था उसको तो सब भूल ही चुके हैं, रिवेंज लेने का सपना भी नहीं देखते। सब बस यही सोचते हैं कि मेंगहाओ कभी वापस न आए। अब सीन शिफ्ट होता है। डीप वैली, रात का समय, एक एंशिएंट केव का मुंह। अंदर अब भी वही रेड रोपर है और कुछ स्पिरिट्स जो 7-8 साल के बच्चों जैसे दिखते हैं 2500 मीटर अंदर स्क्वाटिंग हैं। कभी कभी हाउल करते हैं। रोप एक एंडलेस होल में जाती है, नीचे और नीचे। थोड़ी देर बाद एक औरत का हेड दिखाई देता है। रोप उसके आईब्राउज के बीच से गुजरती है। उसका चेहरा सफेद, आंखें खुली, डार्कनेस को फ्रस्ट्रेटेड नजर से देख रही हैं। हेड के बाद भी होल चलता जाता है रोप के साथ। 30,000 मीटर, 3 लाख मीटर, 15 लाख मीटर। अब स्मेल आती है समुंदर की। अब समुंदर का पानी भी दिखने लगता है। रोप समुंदर के अंदर चली जाती है, लगता है खत्म ही नहीं होगी। अगर कोई 30 लाख मीटर तक देख सके तो पिच ब्लैक सी दिखाई देता है। रोप समुद्र के अंदर एक स्टोन फॉर्मेशन के पास पहुंचती है जो हजारों मीटर बड़ा है। मासिव स्टोन बोल्डर्स रिंग आफ्टर रिंग। सेंटर में एक वुडन कॉफिन है जिसमें रेड रोप चिपकी हुई है। यह कॉफिन यहां बहुत बहुत सालों से है। तभी एक स्क्रैपिंग साउंड आती है। कॉफिन का लिड धीरे धीरे खुलने लगता है। सिर्फ 3 इंच। कॉफिन से ब्लैकनेस सीप आउट होती है, समुंदर के पानी में फैल जाती है। इस समुंदर का नाम है मिल्की वे। यह सी दुनिया के 2 बड़े सब कॉन्टिनेंट्स के बीच है। जैसे ही ब्लैकनेस फैलती है, एक स्कूल ऑफ सॉफिश, सब पाल्म साइज की, तेजी से स्विम करती हैं। ब्लैकनेस उनको घेर लेती है। थोड़ी देर बाद ब्लैकनेस सिमटकर गायब हो जाती है। 100 फिश की सिर्फ हड्डियां बची हैं। सिर्फ एक फिश बची है। वह पिच ब्लैक है। उसके शरीर से 2 टेंटिकल्स निकलते हैं, तेजी से 300 मीटर तक बढ़ जाते हैं। वह फिश ऊपर की तरफ स्विम करती है, टेंटिकल्स हिलते हुए एकदम टेरिफाइंग लग रही है। वह फिश लाइटनिंग की स्पीड से ऊपर बढ़ती है। मिल्की वे सी चर्न करने लगता है। तभी वह फिश सरफेस तोड़कर आसमान में निकल आती है। सरफेस छोड़ते ही उसके शरीर में ट्रेमर आता है। एक पल में उसका शरीर एक्सपैंड होने लगता है। पहले 30 मीटर, फिर 300, फिर 3000, फिर 30,000। कुछ ही सांसों में वह 3 लाख मीटर लंबी हो जाती है। अब वह फिश नहीं बल्कि एक बर्ड है, एक इनॉर्मस ROC के शरीर से डेथ की ऑरा निकल रही है। वह बहुत एंशिएंट लगता है, जैसे अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। उसकी लाइफ फोर्स कमजोर है, आंखें डिम हैं, लगता है जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। रीबर्थ। एक गुनगुनाहट ROC के मुंह से निकलती है। वह अपने विंग्स फैलाता है, सदर्न डोमेन की तरफ उड़ने लगता है। इतनी तेजी के बावजूद अगर उसको मिल्की वे सी से सदर्न डोमेन पहुंचना है तो आधा साल लग जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मेंगहाओ भी आसमान में तेजी से जा रहा है, ग्रीन लीफ पर क्रॉस लेगेड बैठा हुआ। ऊपर ब्लैक क्लाउड्स, लाइटनिंग, तेजी से बारिश हो रही है। लेकिन बारिश मेंगहाओ को छू नहीं पाती क्योंकि लीफ से एक ग्लोइंग शील्ड निकलता है। मेंगहाओ स्टॉर्मी नाइट में शूट करता है। कभी कभी लाइटनिंग उसको इल्यूमिनेट कर देती है। वह अपने हाथ में जेड स्लिप देखता है, आंखों में गहरा सोच है। वह सोचता है, लेजेंड्स के हिसाब से वैली का केव मिल्की वे सी तक जाता है। विलेजर्स हजारों साल से उस जगह को देख रहे हैं। हर फुल मून पर रोप खींचते हैं। हर बार कुछ रिवॉर्ड मिलता है। यह सब बहुत अजीब लगता है। वह थंडरस्टॉर्म के पार माउंटेन वैली की तरफ देखता है। उसके दिमाग में पजल के पीसेस जुड़ने लगते हैं। वह जेड स्लिप बैग ऑफ होल्डिंग में डाल देता है जिसमें कई बॉटल्स, जार्स हैं, ओल्ड मैन टोड और दूसरे लोगों के रिफाइंड फॉर्मूलाज, पॉइजन पिल्स, जेड स्लिप्स। यह सब गिफ्ट्स विलेजर्स ने ट्रिब्यूट में दिए हैं। ज्यादातर पॉइजन्स चीक कंडेंसेशन पर डेडली हैं, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर कम इफेक्ट। लेकिन कुछ स्पेशल भी हैं, जैसे डिलाइट पिल जो मिस्ट बनकर इनहेल करने वाले को सेक्सुअल हेल्यूसिनेशन में डाल देता है। वह पॉइजन पिल्स को चेक करता है, फिर एक और जेड स्लिप निकालता है। इसमें एरिया के मैप्स हैं। एक जगह नोटिस करता है जहां तक आधा साल लगता है ट्रैवल करने में, वहां एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल है। यह पोर्टल एक कल्टीवेटर क्लैन के कंट्रोल में है और एरिया का एक ही पोर्टल है। इससे यूज करके सदर्न डोमेन टेलीपोर्ट हो सकता है और वहां से सिर्फ आधे महीने का ट्रैवल बचा है स्टेट ऑफ ईस्टर्न इमरजेंस, 9 स्टेट्स ऑफ सदर्न डोमेन के बॉर्डर तक। वह सोचता है 9 स्टेट्स सदर्न डोमेन के सेंटर हैं। हर एक नेशन स्टेट ऑफ जो से कई गुना बड़ा है। रिसोर्सेज ज्यादा, इसलिए सेक्ट्स और क्लैंस भी ज्यादा पावरफुल हैं।
5 ग्रेट क्लैंस, 3 ग्रेट सेक्ट्स, सब अपने अपने नेशन में। 9th नेशन वेस्टर्न डेजर्ट के पास ट्रेड हब बन गया, ब्लैकलैंड्स के नाम से मशहूर है। मेंग हाओ जेड स्लिप रख देता है। ज्यादा इन्फो नहीं है, लेकिन रिलायंस सेक्ट में जो सुना था उससे मैच करता है। अब उसके दिमाग में सदर्न डोमेन का एक रफ मैप है, लेकिन डिटेल्ड नहीं। वह सोचता है सदर्न डोमेन पहुंचते ही अच्छा मैप लेना पड़ेगा, तभी सब समझ आएगा। वह रेन और लाइटनिंग की तरफ देखता है, आंखों में ब्राइट ग्लो है। वह सोचता है मेरे कई दोस्त हैं सदर्न डोमेन में, एल्डर सिस्टर शू, एल्डर ब्रदर चैन, फैटी और वंग तेंगफे। उसके चेहरे पर स्टबन स्माइल आ जाती है। इतने साल हो गए, मंग हाओ आ रहा है। कुछ महीने बाद एक एंडलेस बैरन माउंटेन्स की पट्टी में एक टॉल माउंटेन पीक पर थंडरस बूम गूंजता है। माउंटेन पर कई स्टॉकेड विलेजेस हैं। माउंटेन पीक आयरन चेन से दूसरे माउंटेन से जुड़ता है, एक ह्यूज स्पेल फॉर्मेशन बनाता है। आसमान में 2 लोग मैजिकल कॉम्बैट में लॉक्ड हैं। नीचे भीड़ उन्हें ऑ में देखती है। एक कॉम्बैटेंट एक बर्ली आदमी है, 30 साल से ज्यादा का लगता है, बेयर चेस्टेड, राइट हैंड पर गोल्डन सेंटीपीड रैप्ड है। लेफ्ट हैंड से इनकेंटेशन जेस्चर करता है। एक जाइगेंटिक सेल निकल आता है, विंड में रिपल करता है, श्रीकिंग साउंड निकालता है। दूसरा है मेंग हाओ। मंग हाओ ना लाइटनिंग फ्लैग यूज कर रहा है, न वुडन सोर्ड्स। सिर्फ एक सिंपल फ्लाइंग सोर्ड उसके आसपास घूम रहा है अटैक के लिए। साथ ही वह इनकेंटेशन जेस्चर करता है। एक हाउलिंग फ्लेम पाइथन निकलता है, 60 मीटर लंबा। फिर कई स्पिनिंग विंड ब्लेड्स अपीयर होते हैं। ऑन लुकर्स अमेज्ड हो जाते हैं। एक मैसिव बूम के साथ दोनों पीछे जाते हैं। बर्ली मैन हंस के मेंग हाओ को सल्यूट करता है, बोलता है ब्रदर मेंग, तुम्हारी कल्टीवेशन बेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। मैं शैन तुम्हें सच में एडमायर करता हूं। मेंग हाओ हाथ उठाता है, फ्लाइंग सोर्ड वापस उसके आसपास घूमता है, स्माइल करता है, सल्यूट रिटर्न करता है। वह बोलता है ब्रदर शैन, मॉडेस्टी दिखा रहे हो। तुमने सिर्फ 80% पावर यूज की, मुझे तो पूरा जोर लगाना पड़ा डिफेंड करने में। मैं ही एडमायर करता हूं। यह बात कैजुअल लगती है, लेकिन बर्ली मैन का दिल हिल जाता है। 2 दिन पहले मेंग हाओ यहां आया था, टेलीपोर्टेशन पोर्टल यूज करने की रिक्वेस्ट की थी। यह प्लेस प्रीवियस वैली से अलग है। यहां के चीफ सब फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स हैं। मेंग हाओ का स्वागत किया, फीस्ट दिया, कल्टीवेशन टिप्स एक्सचेंज किए। पावर दिखाने के लिए स्पारिंग मैच हुआ। बर्ली मैन बोलता है ब्रदर मेंग ही मॉडेस्टी दिखा रहे हो। तुमने कैजुअली अटैक किया, फुल स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। मैं क्यूरियस हूं, कितनी पावर यूज की? उसकी आंखों में शाइन है। मैच उसकी आइडिया थी, लेकिन जैसे जैसे हुआ वह ज्यादा एप्रीहेंसिव हो गया। दोनों फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर हैं, लेकिन लग रहा था मेंग हाओ सिर्फ 1/3 पावर यूज कर रहा है। और मेंग हाओ को पता भी चल गया कि वह कितनी पावर यूज कर रहा है। मेंग हाओ साइड स्टेप करता है, बोलता है मैं कब पोर्टल यूज कर सकता हूं। स्माइल करता है, लेकिन आंखों तक नहीं पहुंचती। असल में तो उसने अपनी 1/3 पावर भी यूज नहीं की थी। बर्ली मैन बोलता है आज ही यूज कर सकते हो। सिर हिलाता है, खुद से कुछ मटर करता है। जल्दी ही माउंटेन्स का स्पेल फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है। मेंग हाओ का शरीर डिसअपियर हो जाता है, ग्लो फेड होता है। बर्ली मैन सरनेम्ड शान फ्राउन करता है। उसके पास 2 और 9th लेवल की कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स हैं। एक बोलता है चीफ, ये बंदा। शैन बोलता है पता नहीं कहां से आया है। उसका मैजिक भी अजीब है, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट बेस भी। मैं फील आउट करने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं आया। वह अकेला आया, लेकिन बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। पक्का कोई यूनिक टेक्निक होगी। बेहतर है उसको प्रोवोक न करें। उसने मेंग हाओ को फील आउट करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। मेंग हाओ ने अपनी पावर टाइट सील करके रखी थी, इसलिए उसका डर और सस्पेशन बढ़ गया। पोर्टल सबके लिए नहीं है, पावर कम हो तो मर भी सकते हो। इसलिए उसने मेंग हाओ को अलाउ किया ताकि विलेज सेफ रहे।